नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। उत्तराखंड के चमोली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से लगातार बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तपोवन इलाके में सुरंग के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही पूरे इलाके में लोगों को ढूंढने का काम भी जारी है। इधर संसद में भी गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की पूरी जानकारी दी और साथ ही केंद्र की तरफ से हर संभव मदद की बात भी कही। आज की चर्चा इसी पर। चर्चा में हमारा साथ देंगे ग्राउंड जीरो पर यानी घटना स्थल पर मौजूद हमारे दो संवाददाता और उनके साथ जुड़े मेहमान भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद 197 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 29 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच उत्तराखंड त्रासदी में जान गंवाने वालों को संसद के दोनों सदनों में श्रद्धांजलि दी गई, तो साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान देकर पूरे देश को घटना के बारे में विस्तार से बताया। गृह मंत्री के मुताबिक आईटीबीपी के 450 जवान, एनडीआरएफ की 5 टीमें, भारतीय सेना की 8 टीमें, 1 नेवी टीम और वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर खोज और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा महोदय मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहूँ तो कल शाम 5 बजे तक का है, वो बदलता रहता है, और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, दूसरी गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। गृह मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया, संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष SDRMF से लगभग 1041 करोड़ रुपए उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय की प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई जानकारी को सदन में रखते हुए गृहमंत्री ने बताया कि अब निचले क्षेत्र में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और साथ ही जलस्तर में भी कमी आ रही है। गृहमंत्री ने उपग्रह से मिली सूचनाओं को साझा करते हुए कहा कि समुद्र तल से करीब 5600 मीटर ऊपर हिमनद के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ। यह हिमस्खलन लगभग 14 वर्ग किलोमीटर जितना बड़ा था और इसी के कारण ऋषिगंगा के निचले क्षेत्रों में अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये उत्तराखंड का हादसा और उसके बाद से जिस तरह से राहत और बचाव का ये अभियान चल रहा है, इसके बारे में आपने रिपोर्ट देखी और साथ ही आज गृह मंत्री ने जो संसद में जानकारी दी है इस बारे में। और जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अभी फ़िलहाल हमारे साथ तपोवन से, जहाँ पर ये पूरा अभियान चल रहा है, घटनास्थल से मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट। उर्मिलेश, आप वहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमें इसी बारे में जानकारी दीजिए कि राहत और बचाव अभियान के बारे में हमने ये सुना है कि वहाँ पर बहुत तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, किस तरह से चल रहा है राहत और बचाव का अभियान और क्या क्या मुश्किलें इसमें आ रही हैं अभी फिलहाल? जी लालचंद, बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस अभी भी शाम की जो है 7:30 समय हो गया है, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज तीसरा दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। यहाँ पर अगर अपने दर्शकों को हम बताएं कि यहाँ पर बंगाल इंजीनियरिंग की जो हाई टेक्नोलॉजी वाली जो मशीनरी है वो मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर ITBP है, NDRF है, इसके अलावा जो है तमाम जो नेवी है, सेना के लोग हैं, जो
गढ़वाल जो स्काउट है वो है, और भी कई सारी एजेंसियां यहाँ पे हैं। तो इन तमाम एजेंसियों का एक बेहतर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन लालचंद जी, अगर बात की जाए यहाँ पर जो चुनौतियों की, तो अभी हमारे साथ थोड़ी देर बाद यहाँ पर एनडीआरएफ की जो डीजीआई है और कमांडेंट है, दोनों लोग हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी तक ये स्थिति है कि ऊपर से जो बारिश जो ऋषिगंगा का जो डैम था, वो डैम टूट करके जब नीचे आया, तो यहाँ पर जो प्रलयकारी हुआ, वो यहाँ पर जो एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट में सुरंग में जो लोग काम कर रहे थे, तो जितना भी ऊपर से जो गाद आया, जो मलबा आया, वो सारे का सारा यहाँ भर गया। लिहाजा जो है यहाँ पर जो मलबा है, यहाँ पर जो मलबा है वो दलदल है, उस दलदल में अंदर जाने की बड़ी चुनौती है। क्योंकि कोई भी जो हमारा आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अगर वो वहां अंदर जाते तो निश्चित तौर से धंसेंगे। जो मशीनें हैं, उन मशीनों के लिए भी एक जो है बड़ी परेशानी है। साथ ही अब सुरंग में काफी आगे बढ़ गई है, तो आगे थोड़ा सा वहां पर जैसे कि जो यहाँ पर काम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं जो अधिकारी, उन अधिकारी ने बताया कि आगे जो टनल है उसका जो हिस्सा है वो थोड़ा छोटा होता जा रहा है, लिहाजा उसमें दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही अभी शाम के टाइम पर जो आईटीबीपी के जो एडीजी हैं मनोज रावत जी, उन्होंने बताया था कि हम लोग जो है यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि एक जियो मैपिंग करके कोई जो साइड से कोई रेस्क्यू हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। लालचंद जी उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और आपके साथ वहाँ से जो अभियान में लगे हुए इंचार्ज हैं वो भी जुड़ेंगे, तो ज़रूर हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता चंद्रशेखर भी जोशीमठ से जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जोशीमठ में जो राहत और बचाव का काम है, जैसा उर्मिलेश बता रहे हैं तपोवन से, जोशीमठ में किस तरह से अभियान चल रहा है, और क्या वहाँ पर भी जो राहत और बचाव का अभियान है उसमें वहाँ भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई मुश्किलें आ रही हैं वहाँ पर? देखिए लालचंद, स्ट्रेटजी जो बनाई जा रही है यहाँ पर, जो रणनीति बनाई जा रही है, वो सब आलाधिकारी जो हैं वो जोशीमठ से ही सारी स्ट्रेटजी बन रही है, और किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से राहत और बचाव कार्यों को चलाना है, उसके बारे में काम चल रही है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए और जिस प्रकार से श्रीनगर है और जो का इलाका है, इसके साथ यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं। और इसमें तमाम ऐसे जो लोग हैं जो कि वो ये देख रहे हैं कि कोई डेड बॉडीज यहाँ पर बह कर कम से कम ना आए, उसको देख लिया जाए। अभी जो रेणी है, जहाँ पर रेणी गांव में जहाँ पर यह हादसा हुआ था, वहाँ पर आप देखें तो 4 डेड बॉडी अभी मिली हैं वहाँ से, और ये मृतकों का जो आंकड़ा है वो 31 तक पहुँच गया है। जी तो चंद्रशेखर, आपसे हम और जानकारी लेंगे। चंद्रशेखर, आपसे और जानकारी लेंगे। इस वक्त उर्मिलेश के पास वहाँ पर गेस्ट जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश, आपके साथ अभियान से जुड़े हुए कौन गेस्ट हैं, और उनसे आप ये ज़रा जानने की कोशिश करें कि इस वक्त वहाँ पर अभियान चलाने में किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, और कब तक ये अभियान चल सकता है। अभी जो आकलन है उसके मुताबिक कब तक ये अभियान पूरा हो सकता है? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि हमारे साथ इस समय जो एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट है आदित्य प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं सीधा कि सर, आप लगातार अंदर जो टनल है उसमें काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम अंदर काम कर रही है, तो लिहाजा वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती क्या लग रही है आपको इस समय? अभी जो फिलहाल हम उसमें से मलबा निकालने का काम कर रहे हैं, जो जेसीबी है सिविल प्रशासन के द्वारा जो लगा हुआ है, वो उसमें से मलबा निकालने का काम कर रहा है। साथ साथ उसमें कुछ जो वायर्स आते हैं या एंगल आयरन्स लगे हुए हैं, तो हमारे पास जो बोल्ट कटर्स हैं और रोटरी रेस्क्यू सॉ है जो गैसोलीन वाले हैं जो अंदर ऑपरेट हो सकते हैं, उन सब इक्विपमेंट की सहायता से हम उसको हेल्प कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो मलबा क्लियर किया जा सके, जिससे अंदर घुसने का चांस हो जाए। लेकिन एक चीज बताइए कि वहाँ पे आखिर लगभग 3 दिन होने जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत ऐसी हो रही है जो रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, मतलब इतना टाइम लग रहा है, क्या इसका कारण हो? देखिए, तमाम जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं, जो प्रशासन का महकमा है, वो अपनी तरफ से पूरी तरह से भरसक कोशिश कर रहा है। ये एक दैवीय आपदा है, तो उसका मैग्नीट्यूड काफी बड़ा है, लेकिन हम जो प्रयत्न पूरी तरह से सभी के द्वारा किए जा रहे हैं लगातार। जी लालचंद जी, जैसे कि डिप्टी कमांडेंट जो एनडीआरएफ है, उन्होंने कहा कि हमारा भरसक प्रयास है कि जो जल्दी से जल्दी हम इस रेस्क्यू को करें, जल्दी से जल्दी हम उन लोगों तक अंदर पहुंचे जो लोग अंदर फंसे पड़े हैं। और मिलेश, जरा उनसे ये पूछिए कि तपोवन वाला जो सुरंग है उसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई उपकरण ले जाने में दिक्कत हो रही है, क्या ये एक बड़ी वजह है? क्या देर जो ऑपरेशन पूरा होने में जो देरी लग रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत ही दुर्गम इलाका है, साथ ही वो दुर्गम सुरंग है, क्या इसकी वजह से अभियान में देरी हो रही है?
जी, एक सवाल ये है आदित्य प्रताप जी की जो ये सुरंग है, ये टनल है, जो इस टनल में जो मशीनरी है या जो जो आपके जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या अंदर कुछ ऑक्सीजन की कमी भी है जिससे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें मुश्किलें आ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बीच बीच में जाकर जब वो मलबा जो जेसीबी निकाल रहा है तो वो पर्याप्त ऑक्सीजन में काम कर रहा है, और उसके बाद रेस्क्यूअर्स जो हमारे साथ में जा रहे हैं जो कटिंग करने के लिए, तो ऑक्सीजन उनको पर्याप्त मात्रा में फिलहाल मौजूद है। एक बात और है कि आप जो है समय समय पे वहाँ ड्रोन भी जो है उड़ा रहे हैं, ड्रोन भी आपका ड्रोन की भी मदद ले रहे हैं, तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है ड्रोन में? देखिए, ह्यूमन एफर्ट्स के बाद टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है रेस्क्यू ऑपरेशंस में। तो हमारे पास जितना भी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है या हम मुहैया करा सकते हैं, तो हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको मुहैया कराने की, और कोशिश की जा रही है कि जो इंसानी एफर्ट्स हैं उसके साथ जो मशीन का एफर्ट्स है, जो इक्विपमेंट का एफर्ट्स है, उसके साथ उसको हम कोलैबोरेट कर सकें और किसी नतीजे पर पहुंच सकें। एक बात और है कि हमारे दर्शकों को बताइए आदित्य जी कि जो यहाँ पे मशीनें हैं वो किस तरीके की मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं, कौन कौन से मशीनें यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और साथ ही जो और क्या क्या टेक्नोलॉजी आप जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं? अभी फिलहाल जो पहला हमारा उद्देश्य है वो मलबा निकालने का है। तो जो मलबा निकालने के लिए जो स्पेशलाइज्ड मशीनें होती हैं वो मुहैया कराई गई हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। और साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ वायर्स हैं, कुछ जो लोहे के तार होते हैं या फिर बिजली के तार बीच में आ रहे हैं, या फिर एंगल आयरन्स लगी हुई हैं या सरिये लगे हुए हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जेसीबी के काम को, तो उसको फिर हम अपने बोल्ट कटर या जो सॉज हैं, कटिंग के इक्विपमेंट हैं, उनकी सहायता से उसको क्लियर करते चल रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी जेसीबी को ज्यादा से ज्यादा जो मशीन को, जो एक्सकेवेट करने वाली मशीन लगी है, उसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी समय वो कर पाए। उर्मिलेश, यहाँ पे जो ऊपर से जो मलबा आया है, जो गाद है, उस गाद में जी लालचंद जी बताइए। उर्मिलेश, जरा आप भी अपना सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, और आदित्य जी से जरा ये भी पूछिए कि कितने लोगों के फंसे होने की, सुरंग में फंसे होने की अभी आशंका एनडीआरएफ को है? एनडीआरएफ को अभी क्या इस बारे में क्या ताज़ा अंदाजा है? जी, एक सवाल है आदित्य जी कि अंदर सुरंग में जो काम चल रहा है, आप लगातार हम देख रहे हैं, आप लगातार वहाँ ड्रोन की मदद ले रहे हैं, और भी वहाँ पे डॉग्स भी हैं जहाँ, तो अभी क्या कितनी आपको उम्मीद है, क्या आपको आशंका कि कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं? अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है उसी के हिसाब से बताया जा रहा है। तो ये अभी कंफर्मेशन कहना बहुत जल्दी होगा कि कितने लोग उसमें मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनसे जल्दी से जल्दी उन तक पहुंच बनाने की। और जहां तक डॉग का और जो हमारा कैनाइन स्क्वाड है उसका सवाल है, तो जब हम उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि उन लोगों की गंध, जो जीवित व्यक्ति की गंध जो हमारा कैनाइन स्क्वाड सूंघता है, तो वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आ जाएगा, तो हम उनको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उनको डिप्लॉय करेंगे। जी लालचंद जी, तो जैसे आपने सुना है जो यहाँ पर डिप्टी कमांडर, उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम चीजें हैं वो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, और हम बिल्कुल यहाँ पर जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस रेस्क्यू को पूरा किया जाए। एक सवाल और मैं अपनी तरफ से पूछता हूँ लालचंद जी कि आपको क्या लगता है कि अभी कितना समय जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेगा? ये कहना बहुत मुश्किल होगा और बहुत जल्दबाजी होगी कि कितना समय लग सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सभी रेस्क्यू एजेंसीज, जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिला प्रशासन पूरी तरह से मदद कर रहा है, पूरी तरह से सभी अपने फुल रिसोर्सेज के साथ इसमें लगे हुए हैं। यही हमारी उम्मीद है, कामना है, दुआ है और हमारी मेहनत है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों तक पहुंच बना सकें और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दे सकें। एक बात और है आदित्य जी कि आज जो है ऊपर जो हेलीकॉप्टर था उससे जो एक जियो मैपिंग का भी बात हो रही थी, क्योंकि जो आईटीबीपी के जो एडीजी है मनोज रावत जी, उन्होंने कहा था कि हम लोग जियो मैपिंग की तरफ भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या पता कोई हमारे हमको जो है इसके अलावा भी कोई जो है ऑप्शन मिल जाए, कुछ और बेहतर हमको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू की कुछ मदद मिल जाए। तो क्या है ये जियो मैपिंग और कैसे कर रहे थे ये सब चीजें? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर तरह के रिसोर्सेज की मदद ली जा रही है, जितनी भी आधुनिकतम तकनीक उपलब्ध है उनकी मदद ली जा रही है। हम रेस्क्यूअर्स हैं, तो हमारा काम रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है, जो किस तरह से हम रेस्क्यू ऑपरेशन को फास्ट कर सकें और उसे कंप्लीट कर सकें। लेकिन जैसा कि हम भी देख रहे थे कि वो एक इक्विपमेंट था, उसकी मदद ली जा रही थी। बेहतर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो इस बारे में
बेहतर बता सकते हैं। एक बात और है कि आपके पास जो ये तमाम जो आपके एनडीआरएफ के जो जवान हैं बिल्कुल एकदम मुस्तैद हैं, तो इनके पास अंदर जब ये लोग जाते हैं, क्योंकि दर्शकों के हमारे एक वो होगी, अंदर जब आप रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो इनके पास ये क्या क्या सामग्री अंदर ले जाते हैं अपने साथ? देखिए, सबसे पहले तो अपने साथ ये हिम्मत लेके जाते हैं। उसके बाद जो इनका इक्विपमेंट है, जो एक ह्यूमन को हेल्प करता है, एक रेस्क्यूअर को हेल्प करता है, उस तरह के इक्विपमेंट, रोप रेस्क्यू के हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जिसमें जैसे हेलमेट शामिल होता है सर, जैसे हेलमेट शामिल है, और इसके साथ ही साथ बूट्स हैं, जो हमारे गम बूट्स हैं, जो यहाँ बड़ी मदद दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मलबा है, उसमें बार बार अंदर घुसना पड़ रहा है, तो वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। और साथ साथ वो जो हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी हैं, वो लगातार इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं, जैसे कि रोटरी रेस्क्यू सा, खासकर बोल्ट कटर्स, मैनुअल बोल्ट कटर्स भी हैं हमारे पास, तो उन सब की मदद ली जा रही है। और मिलेश, आपके साथ जिन दो खास जो हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले थे, तो हमारे साथ वो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीआईजी साहब है एनडीआरएफ, और जो है कमांडेंट साहब है हमारे साथ पीके तिवारी जी। तो अब जो है हम इन्हीं से सवाल पूछे, क्योंकि ये पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है, वो ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन को जो है जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं दोनों लोग जो है यहाँ पे बहुत खास हो जाते हैं एनडीआरएफ की। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि किस तरीके से अभी सुरंग में काम चल रहा है, कितनी प्रगति हुई है, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं लगभग इस रेस्क्यू को यहाँ पे। जैसा कि आपने भी देखा होगा, टनल अंदर से इंटरकनेक्टेड है और लाखों टन मलबा उसके अंदर भरा हुआ है। लगातार भागों में एक जेसीबी काम कर पा रही, चूंकि उसमें लिमिटेड स्कोप है सुरंग के अंदर काम करने का। और मलबा जो दूसरे, चूंकि उसमें अलग अलग हाइट पे है, एक लेवल पे है नहीं सारे टनल, तो जो नीचे से हम मलबा खाली कर रहे हैं, दूसरे टनल का भी मलबा एक्सपेक्टेड है कि उसमें आ जा रहा है। फिर भी जो जहाँ पे 35 लोगों के फंसे होने की संभावना है, वो वैक्यूम क्रिएट होने की संभावना उम्मीद भी हम करते हैं। एनटीपीसी अथॉरिटी ने भी यही हमें बताया है, इसीलिए हम रात दिन काम करके चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द। हमने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है एनडीआरएफ ने, और हमारे डीआईजी साहब के नेतृत्व में जो भी मौके के हिसाब से अपनी पॉलिसी को, अपने प्लान को बदलते हुए हम उसको मौका के हिसाब से उसको चेंज कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द हम अपने मकसद में कामयाब हो सके और जो विक्टिम वहाँ पे फंसे हुए हैं उन तक पहुँच सके। सर, एक बात और है कि अंदर अभी हमारे जो स्टूडियो में जो हमारे एंकर है लालचंद जी, वो भी पूछ रहे थे कि अंदर ऐसी क्या दिक्कतें आ रही, क्योंकि आज तीसरा दिन है, क्या ऐसी दिक्कतें अंदर आ रही, क्योंकि आप ऑपरेशन पूरा देख रहे हैं इस ऑपरेशन को, तो क्या ऐसी दिक्कतें हैं सर, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन के आसपास का समय हो गया है। निश्चित रूप से हमारे रेस्क्यूअर्स भी रात दिन काम करते हुए इस उम्मीद से कि हम जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे विक्टिम के पास, लेकिन नेचर का कहर है इसमें। आपको भी पता है कि बिल्कुल समय नहीं मिला, मिनटों में ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और उसमें जो मजदूर फंस गए उनके लिए दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। लेकिन जो अंदर का आपने जो पूछा क्या प्रॉब्लम आ रही है, मलबा मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि लाखों टन मलबा भरा हुआ है, पानी भी है उसमें, और जब हम काम कर रहे हैं मलबा फिसल के, चूंकि हमारा जिस तरफ से रुख हमने अख्तियार किया है, जो रूट हमें मिला है वो थोड़ा स्लोप है, हमारी तरफ ढलान है, तो ऊपर से मलबा प्रेशर से हमारी तरफ आ जा रहा है। और जहां तक हम क्लियर जी लालचंद जी बताइए जी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि समय की कमी है, पीके तिवारी जी को धन्यवाद कहिएगा, और ये भी कहिएगा कि संसद से लेकर के पूरा देश इस अभियान में जिस तरह ये लोग लगे हुए हैं, उसको लेकर पूरे देश की जो दुआएं हैं वो उन लोगों के साथ है कि ये बचाव और राहत का अभियान जल्दी से जल्दी पूरा हो। फिलहाल उनका धन्यवाद कीजिएगा। और इस वक्त ज़रा एक बार फिर से रुख करते हैं चंद्रशेखर का, जो जोशीमठ में मौजूद है। चंद्रशेखर, जल्दी से ज़रा ये बताइएगा कि वहाँ पर BRO लगी हुई है जोशीमठ में, जो राहत और बचाव के काम में, वहाँ किस तरह का काम चल रहा है और वहाँ आप क्या ग्राउंड ज़ीरो पर देख पा रहे हैं? क्या वहाँ भी किसी तरह की मुश्किलें आ रही हैं? देखिए लालचंद, तपोवन से 5 किलोमीटर की दूरी पर रैनी गांव है जहां पर यह हादसा हुआ था, और वहां पर जो रोड है वो पूरा कट गया था, और वहां पर BRO बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, और बड़े मतलब हेड्स ऑफ करना पड़ेगा कि दलदली ज़मीन है और वहां पर बड़ी मुश्किल से रोड का बनाया जा रहा है, और वहां पर 40 फीट तक बलवा डाला जाएगा, और उसके बाद एक टेम्परेरी पुल का निर्माण भी किया जाएगा। और मशीन जो इक्विपमेंट्स है, जो ये मशीन है, वो नदी के उस पार छोड़ी गई हैं, और दोनों ही छोरों पर बड़ी ही मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है, और जल्द से जल्द वहाँ पर
पर जो वैकल्पिक मार्ग है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वहां पर 4 जो है वो डेड बॉडीज भी निकाली गई, यानी कि राहत और बचाव दोनों ही कार्यों में बीआरओ इस वक्त वहां पर लगा हुआ है। चलिए बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से उर्मिलेश के पास चलते हैं। उर्मिलेश, आपके पास एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी जी भी मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि जल्दी से जरा पूछिएगा क्योंकि समय काफी कम है कि कब बिल्कुल, तक ये अभियान के पूरे हो जाने की संभावना लग रही है। जी सर, ये जो अभियान है इस अभियान को कब तक ये लगभग पूरा हो जाएगा? दूसरी बात ये कि यहाँ पर कई सारी एजेंसियां काम कर रही हैं और आप जो है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है और किस तरीके से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, ये जो ट्रेजेडी हुई है 7 तारीख को सवेरे, ये तकरीबन 25 किलोमीटर के स्ट्रेच में हुआ है और इसमें सिर्फ 20 मिनट में ये पूरी तबाही हुई है। अब इसमें 2 सिचुएशन इससे क्रिएट हुई है। एक तो जो मलबा है नदी के बेसिन में, उसमें कई लोगों के दबे होने की ये आशंका है और इनमें से कोई जिंदा नहीं होगा, मगर इन सब बॉडियों को निकालने का काम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें वक्त लगेगा क्योंकि कई जगहों पर मलबा इतना ज्यादा है कि पूरे के पूरे ट्रक अभी छुपे हुए हैं उर्मिलेश, और 10 से 14 फीट 15 फीट तक है ये। इसको निकालने में वक्त लगेगा और लंबा स्ट्रेच है ये। जी, इसका जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से है एजेंसियों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, किस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं? उर्मिलेश, फिलहाल वक्त की देखिए, कमी एनडीआरएफ है। का मैंडेट है रेस्क्यू रिलीफ का, ऑपरेशंस का, डिजास्टर ऑपरेशंस का, और इसमें हमारे सहयोग के लिए एसडीआरएफ हैं, लोकल फोर्सेस जो यहाँ पर हैं जिसमें आईटीबीपी खास तौर पर यहाँ पर है, उनका काम होता है एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर उनको इमीडिएटली आना। उन्होंने वो कार्रवाई की है। अब वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं जब हमें जरूरत पड़ती है तो, और इसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है सभी। सर, आप उर्मिलेश, दोनों फिलहाल डिप्टी कमांडेंट, अपने डिप्टी मेहमानों कमांडेंट का साहब, शुक्रिया कमांडेंट साहब, कीजिएगा। सब आप तीनों लोगों का जो है उर्मिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही पूरे देश की शुभकामनाएं कि जल्दी से जल्दी ये अभियान पूरा हो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जुड़ने के लिए, और चंद्रशेखर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में ये आपदा का जो बचाव अभियान है वो बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रहा है और पूरे देश की उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये राहत और अभियान पूरा हो। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग